नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आज हम समझेंगे कि पैतृक संपत्ति में से कितने हिस्से की वसीयत की जा सकती है। तो इस ग्राफ के माध्यम से हम समझने वाले हैं। यह एक काल्पनिक ग्राफ है। इसमें सभी नामों को हमने समझने के लिए उपयोग किया है। किसी भी व्यक्ति से इन नामों का कोई संबंध नहीं है। तो आइए समझ लेते हैं इस ग्राफ के माध्यम से कि पैतृक संपत्ति में से कितने हिस्से की कोई व्यक्ति वसीयत कर सकता है। यहाँ पर हमने यह एक उदाहरण के लिए एक खेत दिया है जिसका नंबर है 840 और यह खेत जो है यह 12 बीघा है। कितना है यह खेत जो है यह 12 बीघा है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर समझ रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि पैतृक संपत्ति किसे कहा जाता है और पैतृक संपत्ति किसे नहीं माना गया है। ठीक है, तो देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति के नाम पर कोई संपत्ति आती है तो उसका एक मार्ग रहता है कि वह संपत्ति उसे कहाँ से प्राप्त हुई है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि यह रामलाल है और इस रामलाल के नाम पर यह 840 नंबर का खेत है जो कि इसका पैतृक खेत है। ठीक है, तो पैतृक खेत कैसे होगा? तो यह खेत जो है यह जैसे मान लिया जाए कि इस रामलाल को इसके पिता से वारिस के रूप में प्राप्त हुआ है, अर्थात इस रामलाल के पिता की जब मृत्यु होती है तो रामलाल का नाम उस जमीन पर अर्थात इस जमीन पर आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह रामलाल जो है इसे यह पैतृक रूप से प्राप्त हुआ है, अर्थात इसके पिता से इसे प्राप्त हुआ है, इसलिए इसके पुत्र पुत्रियों का यह जो खेत है यह पैतृक खेत कहलाएगा। ठीक है, लेकिन कौन सी संपत्ति पैतृक नहीं होती है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर मान लिया जाए कि यह खेत जो है यह 840 जो खेत है यह रामलाल जो है इसको किसी व्यक्ति से क्रय करता है। क्रय करता से मतलब है खरीदता है और खरीदने के बाद में इस रामलाल के नाम पर यह खेत जो है 840 नंबर का खेत जो है पूरा यह इसके नाम पर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह खेत इन लोगों के लिए, इस अनिल के लिए, इस जूही के लिए और इस माधुरी जो इसके पुत्र पुत्री है इनके लिए यह खेत जो है यह इनका पैतृक खेत नहीं कहलाएगा। दूसरा हम समझ लेते हैं कि अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति इस खेत की यह किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर है, जैसे इस रामलाल के नाम पर नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर यह 840 नंबर का खेत है और इस खेत की कोई व्यक्ति इस रामलाल के नाम पर वसीयत कर देता है। ठीक है, वसीयत कर देता है और वसीयत करता जो है वह मर जाता है। उसके बाद में इस ज़मीन पर जो है इस पूरे खेत पर इस रामलाल का नाम दर्ज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी यह खेत जो है यह इस अनिल के लिए, इस जूही के लिए, इस माधुरी के लिए जो है पैतृक खेत नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति ने यह खेत जो है इस रामलाल को दान किया है, विनिमय के माध्यम से दिया है या अन्य किसी माध्यम से दिया है, तो ऐसी स्थिति में भी यह खेत जो है यह इसके पुत्र पुत्रियों के लिए अर्थात इस अनिल के लिए, जूही के लिए और माधुरी के लिए पैतृक संपत्ति नहीं कहलाएगी। जैसा कि मैंने पहले बताया, पैतृक संपत्ति केवल तभी कहलाती है जबकि वह वंश परंपरा नाते बाप दादाओं के नाम पर चली आ रही थी और उत्तराधिकारी नाते उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त हुई है। ठीक है, जैसे अनिल, जूही और माधुरी जो है इनके दादा परदादा के नाम पर यह खेत पहले रहा है और उसी क्रम में उत्तराधिकारी नाते अगर इस रामलाल को यह खेत प्राप्त हुआ है तो ऐसी स्थिति में इन लोगों का यह पैतृक खेत कहलाएगा या पैतृक संपत्ति कहलाएगी। ठीक है, तो आपको यह क्लियर हो चुका होगा कि पैतृक संपत्ति किसे कहा जाता है और पैतृक संपत्ति किसे नहीं कहा जाता है। ठीक है, देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो संपत्तियां पैतृक संपत्ति नहीं होती है उनके संपूर्ण भाग की किसी भी व्यक्ति को वसीयत करने का अधिकार रहता है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर यह खेत जो है यह खेत पूरा जो है यह इस रामलाल को जो है अगर किसी ने वसीयत के रूप में दिया है तो इस पूरे खेत की यह रामलाल किसी भी व्यक्ति को वसीयत कर सकता है। अगर यह पूरा खेत जो है यह इस रामलाल को दान में प्राप्त हुआ है तो भी यह पूरे खेत की वसीयत कर सकता है। अगर इस रामलाल ने इस खेत को खरीदा है तो भी यह पूरे खेत की वसीयत कर सकता है और इस प्रकार की वसीयत में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं लगा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इस रामलाल को यह खेत जो है यह पैतृक रूप में प्राप्त हुआ है अर्थात इसके बाप दादाओं से इसको प्राप्त हुआ है उत्तराधिकारी नाते, तो ऐसी स्थिति में यह रामलाल जो है इस खेत के संपूर्ण भाग की अर्थात पूरे खेत की वसीयत नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में कितने हिस्से की यह वसीयत कर सकता है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति जो रहता है किसी भी व्यक्ति के नाम पर अगर कोई पैतृक संपत्ति है, जैसे मान लिया जाए कि यह 840 नंबर का जो खेत है यह रामलाल के नाम पर है, तो ऐसी स्थिति में
इस रामलाल के जितने भी पुत्र पुत्री रहेंगे और अगर किसी पुत्र या पुत्री की मृत्यु हो गई है तो उनके जो पुत्र पुत्री रहेंगे उनको समान हिस्सा इसमें प्राप्त रहता है। तो वह कैसे रहता है वह भी हम समझ लेते हैं। देखिए, आज की तारीख में मान लिया जाए कि यह रामलाल जो है इसके नाम पर यह 840 नंबर का खेत है और यह खेत जैसा कि हमने पहले समझा यह 12 बीघा है। ठीक है, तो आज की स्थिति में इस रामलाल के एक पुत्र अनिल है, एक पुत्री जूही है, एक पुत्री माधुरी है। ठीक है, तो ये चारों लोग जो है, इन चारों लोगों की यह संपत्ति जो है यह पैतृक संपत्ति कहलाएगी। ठीक है, इन चारों लोगों की पैतृक संपत्ति क्यों कहलाएगी? क्योंकि इसके भी बाप दादाओं का यह खेत है और इसके ये पुत्र पुत्री जो है इनके भी बाप दादाओं का यह खेत है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जितने भी वारिस रहते हैं, जितने भी इस व्यक्ति के पुत्र पुत्री है, उनको सभी को इसमें समान हिस्सा प्राप्त होगा। तो ये 12 बीघा खेत है। तो ऐसी स्थिति में इसमें से इस रामलाल को 3 बीघा ज़मीन प्राप्त हो सकती है, इस अनिल को इसको भी 3 बीघा ज़मीन प्राप्त हो सकती है, इस जूही को भी 3 बीघा ज़मीन प्राप्त हो सकती है, इस माधुरी को भी 3 बीघा ज़मीन प्राप्त हो सकती है। अर्थात इन सभी लोगों का इस खेत में जो हिस्सा है, इनका जो शेयर है वह 3-3 बीघा ज़मीन है। और ऐसी स्थिति में इस रामलाल को इसके हिस्से की, है ना, इसके हिस्से की अर्थात 3 बीघा ज़मीन की इसमें से वसीयत करने का अधिकार है। अगर इनमें से किसी पुत्र पुत्री की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में मान लिया जाए कि जैसे इस अनिल की अगर मृत्यु हो जाती है तो इस अनिल के जितने भी पुत्र पुत्री रहेंगे, ठीक है, ये यहाँ पर जितने भी पुत्र पुत्री रहेंगे, मान लिया जाए कि इस अनिल के 2 बेटे और 1 बेटी अगर है तो उनको इस अनिल का जो हिस्सा है, मान लिया जाए कि ये अनिल का जो हिस्सा है इसमें से 1/3 उनको प्राप्त रहेगा। अर्थात ये 3 बीघा इन तीनों को मिलाकर प्राप्त होगा, है ना, इन तीनों को मिलाकर यह 3 बीघा ज़मीन जो है यह प्राप्त होगी। तो ऐसी स्थिति में यह रामलाल जो है यह केवल अपने हिस्से तक ही वसीयत कर सकता है। लेकिन अगर इस रामलाल ने इसके हिस्से से अधिक वसीयत कर दी है, क्या किया कि इस रामलाल को जो है इस खेत में से 3 बीघा ज़मीन प्राप्त हो रही थी, लेकिन इसने क्या किया कि नाम से इस व्यक्ति के थी, रामलाल के अकेले के नाम पर थी, पूरी 12 बीघा ज़मीन थी, तो इसने क्या किया कि पूरी 12 बीघा ज़मीन जो है किसी व्यक्ति के नाम पर वसीयत कर दी, या 12 बीघा में से 3 बीघा से अधिक वसीयत कर दी, 4 बीघा कर दी, 5 बीघा कर दी, 6 बीघा कर दी, 7 बीघा कर दी, 8 बीघा कर दी, 9 बीघा कर दी, या 10 बीघा या 11 बीघा कर दी, है ना। तो इसने अपने हिस्से से अगर अधिक वसीयत जो है किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर कर दी तो इस प्रकार की वसीयत करने का इस रामलाल को अधिकार नहीं है। ठीक है, और अगर इस रामलाल ने अपने हिस्से से अधिक वसीयत अगर कर दी है तो ऐसी स्थिति में जब इस रामलाल की मृत्यु होगी उस समय उस वसीयत के आधार पर कोई भी व्यक्ति जिसके नाम पर वह वसीयत की है उसका पालन करवाने के लिए, उस वसीयत के आधार पर नामांकन करवाने के लिए जब कार्यवाही की जाएगी तो ऐसी स्थिति में इस रामलाल के जो पुत्र पुत्री है वे लोग, या जो शेष पुत्र पुत्री लोग हैं या पुत्र पुत्री के पुत्र पुत्री है, वे उस वसीयत को निरस्त करवाने के लिए सिविल न्यायालय में अर्थात दीवानी न्यायालय में दावा पेश कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में दीवानी न्यायालय के द्वारा विचारण किया जाएगा और दीवानी न्यायालय को अगर लगता है कि हाँ वास्तव में इस रामलाल की जो है यह पैतृक संपत्ति थी और इन लोगों की भी पैतृक संपत्ति थी, ऐसी स्थिति में इस रामलाल को संपूर्ण भाग की वसीयत करने का अधिकार नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जितना हिस्सा इस रामलाल का बनता है उतने हिस्से तक वो वसीयत मान्य की जा सकती है और शेष संपूर्ण वसीयत को निरस्त किया जा सकता है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।